नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। बीजेपी के भीतर विरोध तेज हो रहा है और बीजेपी के बाहर एक एंटी मोदी फ्रंट तैयार हो रहा है और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद। स्वागत है आपका। 9 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री गांधी मैदान के मंच पर इकट्ठा होते हैं। सारों का मकसद एक कि मोदी के खिलाफ खड़ा होना है। 2014 में जो जीत हुई उसके बाद लगता है कि एंटी मोदी जो फ्रंट है वो एक तैयार हो गया है 2019 पर नजर रखते हुए। देखिए, ये सारे बौखला चुके हैं। 30 साल के बाद एक स्पष्ट सरकार बनी केंद्र में, उसको देखते हुए इन सबों को डर लग रहा है। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से मोदी ने गुजरात में काम किया है, वह अपने एजेंडे को किस प्रकार से आगे ला के देश को बढ़ाना चाहते हैं। उसको देखते हुए सब डर रहे हैं कि इनके वोट बैंक भागेंगे, इनकी हालत खराब होगी, इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। तो मुझे कोई इसका वोट बैंक भागने की बात कर रहे हैं, आप डरने की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में तो हमने देखा कि आप ही का वोट बैंक टूट गया और जैसे ही आपके विरोधी एकजुट हुए बीजेपी पस्त हो गई और विरोधी आगे निकल के डरे। तो लगता है मुझे आप हैं। नहीं, डरेंगे क्यों हम? हार जीत होती है, वो खेल का पहलू है, चाहे खेल में हो, चाहे राजनीति में हो या बिजनेस करते हो। हार तो एक की होगी और जीत दूसरे की होगी, तो उनकी जीत पर उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो जो उसके पीछे कारण थे, चाहे वो प्रशासन रहा हो, चाहे वो बीएलओ जो बांटता रहा हो, उसके अंदर कोई प्रमाण नहीं सामने दिया जा रहा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। और उसके ऊपर भी जब महाराष्ट्र में जीतते हैं, हरियाणा में जीतते हैं, झारखंड में जीतते हैं, कश्मीर में जीतते हैं, तब प्रशासन कुछ नहीं करता। हार जाते हैं तो आपको प्रशासन की चूक नजर आती है। मैं बता देता हूँ, इसमें हमारी भी गलती है। हार के कारण हम एमपी भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूं। केंद्र सरकार की तरफ से जो किए गए पिछले 1.5 सालों में काम है वो हम लोगों तक नहीं ले जा सके। आप देखें, नहीं ले जा सके, ये हमारी कमजोरी रही। लेकिन दूसरे राज्यों में लोगों ने देखा, उसको समझा, वहां के लोग उसको कर सके, समझा सके। यहां दूसरे साथ में फैक्टर ये था कि सामने बैठे हुए लोग थे, वो जाति के नाम पर तोड़ रहे थे। लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं, जिससे कि वो आगे किसी प्रकार का विकास ना होने दें। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हमारी गलती सबसे पहले तो एमपीओं को लेनी चाहिए, हमें अपने सर पर लेना चाहिए कि हम केंद्र सरकार के साथ एमपी हैं ले जा सके। बेगूसराय चुनाव क्षेत्र से, जो कि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि संसद में इस्तेमाल हो नहीं सकती, उस तरह की भाषा बहुत हद तक जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आप तो कह रहे हैं सांसदों की बात, आपके साथी कहते हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, ये उनकी जिम्मेदारी। मुझे एक चीज़ बताइए, आप ऊपर कहीं बैठे रहे हैं और बैठ करके बात करते रहे, ग्राउंड में रियलिटी क्या है वो कौन जानता है? अगर मैं अपने क्षेत्र में घूमता हूं तो उस ग्राउंड रियलिटी को मैं जानता हूं। और जब मेरे जिले में 10 सीटें हैं और 6 मेरी संसदीय में हैं और एक ही केवल जिताने में होता हूं, तो क्या उसके लिए सभी ये लोग जिम्मेवार हैं कि हम जिम्मेवार हैं? अगर डायरेक्ट कनेक्ट किसी का है और केंद्र की कोई चीज़ पहुंचानी है तो मुझे पहुंचानी है ना, कोई दूसरा आदमी तो उसको नहीं पहुंचाएगा। तो इसके अंदर आप किसी दूसरे को कैसे कर सकते हैं? हम ही लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को बुलाओ बुलाओ, जबरदस्ती हम लोगों ने बुला के अपने कार्यक्रम किया और ऐसा कार्यक्रम हुआ कि 3.5 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे। और उसके बाद प्रशासन का भी समर्थन मिलता है। आप इस चीज का ध्यान रखिए। आतंकवाद चालू है, जंगल राज 2 का शुरुआत तो आप छोड़िए, आतंकवाद चालू है। चुनाव से पहले प्रशासन और चुनाव के बाद आप देख लीजिए जिन लोगों जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, तो लोगों के अंदर आतंक और डर भर देना, यह सबसे बड़ा कारण था हमारे हार का। सर, आप क्रिकेट की दुनिया से आते हैं, स्ट्राइक रेट के कॉन्सेप्ट को भली भांति समझते हैं। इससे पहले मोदी जी का स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार हुआ करता था, बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन बैट्समैन थे वो। इस दफा के मैच में 29 रैलियां उन्होंने की, 13 सीटों पे जीत हुई, उनका स्ट्राइक रेट अब रहा 45%। अरे बैट्समैन को आपने फील कर दिया। अरे भाई साहब, जब हम ही फील्डर अच्छे नहीं थे तो वो क्या करते? हमने अगर फील्डिंग ढंग से नहीं की, अगर हम लोगों तक में नहीं ले जाकर पहुंचा सके बात को, या हमारे जितने लोग आए हुए थे जो वहां प्रचार कर रहे थे हम नहीं पहुंचा पाए, तो ये गलती आप नरेंद्र मोदी कहां से ठहराते हैं? मैं खुद गलती मानता हूं भैया, मैं खिलाड़ी आदमी हूं। अगर गलत शॉट खेल करके आउट होता हूं, टीम हारती है, तो मेरा भी योगदान उस हार में होता है। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि किसी प्रकार से कहीं भी कोई स्ट्राइक रेट और किसी प्रकार से भी नरेंद्र मोदी जी का जो लोकप्रियता है कम नहीं हुई। नहीं तो 3.5 लाख लोग उस जगह पर मैदान के अंदर उतने ही बाहर खड़े। लोग तमाशा देखने आए, रैली सुनने आए, वो अलग बात है। वोट पड़े तो वो इंपॉर्टेंट है, वोट तो पड़ा नहीं आपको। हाँ, एग्री करता हूं ना। मेरा वोट परसेंटेज कहां कम हुआ? उन दोनों का इकट्ठा मिल गया। साथ ही साथ जो उन लोगों ने लोगों के अंदर गुमराह जो किया, चुनाव की तुलना में आपका भी वोट परसेंटेज कम हुआ है। मेरे यहाँ तो नहीं हुआ है। नहीं, आपके यहाँ हुआ नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं, लोकसभा में आपको 39.4% वोट पड़ा, इस बार केवल 24.5% आपका वोट घटा है। साहब, मैं ऑफ स्पिन बॉलिंग करता था, आप मुझे बोलो फास्ट बॉलर चौका छक्का खा गए, तो फास्ट बॉलर से पूछोगे ना, मैं तो अपने क्षेत्र का बताऊंगा। मेरे यहाँ पर दूसरी जगह 40,000 50,000 से लॉस हुआ है। मेरे यहाँ केवल एक सीट के ऊपर 36,000 हम हारे हैं, बाकी सब जगह 10,000 12,000 15,000 इस तक
में मैंने रिस्ट्रिक्टेड रखा है, क्योंकि मैं जानता था कि जमीन में क्या होना है। इस वक्त बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। बाहर से जो चुनौती तैयार हो रही है वो तो एक तरफ है, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, LK आडवाणी हुए, शांता कुमार हुए, यशवंत सिन्हा हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, ये सब कह रहे हैं कि पार्टी ठीक से नहीं चल रही। अब देखिए, सीनियर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक इलेक्शन के अंदर जो मुझे मदद चाहिए थी, लोग चाहिए थे, किन किन के कार्यक्रम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उन्होंने सब किया। और उस करने के बाद में मैं नहीं पहुंचा पाया। मैं वरिष्ठ लोगों के बारे में क्या बोलूंगा? मैं अगर किसी पे उंगली उठाता हूं तो 4 मेरी तरफ आती हैं, तो मैं कम से कम अपनी सफाई दूं ना, मैं बड़ों के बारे में क्या बोलूं? नहीं, पर इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टी कुछ ही लोग चला रहे हैं? पिछले 1.5 साल में जो कॉन्सेंशुअल कैरेक्टर है, यानी मिलजुल कर चलने का जो तरीका है, मिलजुल कर फैसले लेने का जो तरीका है, जो कि बीजेपी की रिवाज रही है, वो सब अब खत्म हो गया है। क्यों? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सदैव रही है। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या सीनियर्स को है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक हमारे लोगों ने जरूर बात किया होगा और जो गलतफहमी होगी उसको दूर कराया होगा। पर आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल की पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है, उससे एक बड़ा गलत मैसेज आता है? देखिए, मुझे तो किसी ने बताया नहीं या मुझे बुलाया नहीं। अगर मुझसे कहा होता स्पोक्स पर्सन बन करके उनके बारे में बात करने को, तो मैं ज़रूर करता। जिस विषय के ऊपर मुझे ज्ञान नहीं, मैं ज़बरदस्ती जाके डाल पे उसी पे बैठ के उसको काटना शुरू कर दूं, तो कालिदास और मुझ में अंतर क्या होगा? तो आपके हिसाब से बीजेपी को बिहार की हार के बाद अगर असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे बड़े चुनावों की तैयारी करनी है, तो स्ट्रैटेजी को कैसे बदलना होगा? क्योंकि ये जो हमने विपक्ष को लामबंद होते देखा, इसकी शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन ये थमेगा नहीं बिहार में। लेकिन बहुत अच्छा हो गया। क्यों? लोगों ने देख लिया और लोग पढ़ भी रहे हैं कि यह सरकार बन जाने के बाद किस प्रकार से आतंकराज फिर से आ गया है। अभी कोई आतंकराज आया नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, 38 लोग मेरे यहाँ पर छठ के समय फोड़े गए। मैं जा रहा हूं, उनके ऊपर FIR किए गए जो गलत नहीं थे। मर्डर हो रहा है, अभी थानेदार और 2 पुलिस वाले मारे गए सराय रंजन में या कौन सी जगह, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? मेरे यहाँ पे थानेदार के माथा पे पिस्तौल सटा करके 2 राउंड फायर करके उसको मार डाला गया। वो क्या है वो? और हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो यह लोगों के सामने आ रहा है। तो मैं तो समझता हूं हारे बहुत अच्छा हुआ है, कम से कम और लोगों को पता तो लगेगा कि जब विकास के एजेंडे को छोड़कर आप दूसरे जातीय एजेंडे या किसी गलत एजेंडे पर जाते हैं और जब आतंकराज को आप लाते हैं, तो इस प्रकार से होती है घटना। आप कह रहे हैं कि बाकी लोग विकास के एजेंडे को छोड़ के गए। बीफ पॉलिटिक्स का जिक्र आपने किया, पाकिस्तान में आतिशबाजी का जिक्र आपकी पार्टी ने किया, तो विकास के एजेंडे को छोड़ के गया कौन? आपने एक गंभीर बात की है, उस गंभीर बात का मुझे जवाब देने दीजिए, आप बीच में टोकिएगा नहीं। कोई हिंदू बीफ खाता या नहीं खाता? मैंने तो नहीं देखा, ना मैं किसी को जानता हूं जो खाता है। और यदि मैं लालू यादव की बात मान लूं कि खाता है, उसको ये कहने की जरूरत क्या है? और किसी भी, अब ये थोड़ा ना होगा कि आप अपीजमेंट पॉलिसी है तो आप मुसलमान के बारे में ये कह दिया तो गलत है, आप हिंदू के बारे में ये बोले तो गलत नहीं है। आप लोगों ने इसको अपोज क्यों नहीं किया? हमारी आस्था है, हमारा धर्म है। गौ संरक्षण की बात करते हैं, गौ को माँ कहते हैं। जब हम पैदा हुए, जब माँ का दूध पीना बंद हुआ, तो माँ ने ये कहा कि तुम्हारी माँ ये है, अपने बछड़े को नहीं दूध पिलाती, खुद पिलाती। पॉलिटिक्स के नाम पे आपने बिहार को पोलराइज करने की कोशिश कोई की, पोलराइज धर्मों नहीं। के नाम पर वो स्ट्रेटेजी पूरी फेल हो गई। नहीं, देखिए, हिंदू धर्म बहुत ही सेकुलर है। जिनको उन्होंने पोलराइज करना था, वो लालू यादव जी ने लोगों को पोलराइज किया। अन्यथा अगर उन्होंने ये बात कही और गुस्ताखी माफी चाहता हूं मैं लोगों से, यदि हिंदू बीफ खाते हैं तो क्या मुसलमान सुअर नहीं खा सकते? एक तरफ की बात क्यों की? ये बात करने की जरूरत ही क्या थी? आतिशबाजी की बात करने की क्या जरूरत पड़ी थी कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी? वैसे तो दिवाली कोई मनाते नहीं, इस बार खूब मनी दिवाली। मुझे बताइए, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया हारती है तो उधर बम पटाखे नहीं बचते हैं? हमारे यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर गोलियां नहीं चलती, टेररिज्म नहीं होती क्या? तो अगर कोई बात करता है, भाषण देता, भाषण में हजारों चीज लालू प्रसाद यादव जी ने कही, आप आज तक उठाया आपने उसको? आपने उठाया? जब उसने कहा कि हिंदू बीफ खाते हैं तो आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संभवतः खाते हैं। संभवतः खाते हैं मतलब क्या हुआ? संभवतः मतलब क्या हुआ? मतलब क्या संभवतः खाते हैं? अगर संभवतः था तो कहने की आवश्यकता ही क्या थी? नहीं, लेकिन जिस तरीके से PM का बयान आया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एक धर्म के लोगों को आरक्षण नहीं देने दूंगा, PM का इस तरह का बयान देना क्या ठीक है? आप मेरे को अच्छी बताइए, आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं है। जो मुसलमानों में बैकवर्ड है, जो हिंदू में बैकवर्ड है, जो किसी ने उठाया नहीं, क्रिश्चियन में, जिसमें भी बैकवर्ड हैं, वो धर्म के आधार पर नहीं है। जिसमें भी बैकवर्ड है उनको मिलता है। नहीं, और किसने आज तक कह दिया, ऐसा कह दिया कि नहीं मैं किसी को लेने दूंगा? अरे भाई, धर्म के आधार पर सबको धर्म के आधार पर नहीं मिलता। जिस धर्म में बैकवर्ड है, बैकवर्ड को बैकवर्ड की मिलती है।
SC रिजर्वेशन जो मिलता है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी बात थी जो कह दी और जिसको गलत तरीके से किया? अच्छा, साथ ही साथ ये बताएं कि अब लालू यादव ने तेजस्वी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है, आपको लगता है कि पहली बॉल पे एक बड़ी गलती कर दी, आउट हो गए? नहीं, अब बनाया, अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तेजस्वी मेरे बेटे के साथ खेलता था, दिल्ली में क्रिकेट खेलता था, बेटे की तरह है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी देखिए, किसको बनाया नहीं बनाया का मतलब नहीं है। अब ये है कि ये सुशासन जो 1.5 साल पहले चुनाव के ही कुशासन हो चुका था, आगे कैसे और कितना ज्यादा कू जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, ये देखना है। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि गलत मैसेज जाता है कि एक बेटा नंबर 2 मिनिस्टर बन जाता है, एक बेटा नंबर 3 मिनिस्टर बन जाता है? क्या ठीक मैसेज जाता है इससे? अब ये मैसेज तो वही बताएंगे। वो जीते हैं, उनकी जीत सराखों पे, वो 2/3 बहुमत लेकर आए हैं, वो सराखों पे। अब आगे मुझे ये नहीं देखना किसका बेटा बना है, किसका बेटा नहीं बना। मुझे ये देखना है कि आगे बिहार के अंदर अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर क्या होता है, जरा देखें तो सही। कार्यक्रम तो वैसे ही चालू हो चुका है आतंकराज का, अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड तैयारी में है कि हिंदुस्तान की टीम जाकर यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। सवाल उठ रहा है कि क्या जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की, ऐसे वक्त पर जब आतंकवाद अभी भी पाकिस्तान में पनप रहा है। ये सवाल पूछेंगे कीर्ति आजाद से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। कीर्ति आजाद इस वक्त हमारे साथ है। बीसीसीआई पूरी तैयारी में है कि यूएई में जाकर हिंदुस्तान की टीम खेलेगी। जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी तब बीजेपी के नेता पूछते थे कि क्या जरूरत पड़ी है, 2 टीमें नहीं आ सकती पाकिस्तान से, एक आतंकवादियों की टीम, एक क्रिकेटरों की टीम। अब तो आप ही पे मैं वो सवाल पूछ सकता हूँ। क्यों? ये तो बीसीसीआई ने कहा है, सरकार ने अब तक कहाँ कहा। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कहाँ होगा? या तो पाकिस्तान में होगा या हिंदुस्तान में होगा। यूएई में जाकर क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या जरूरत पड़ी है खेलने की पाकिस्तान के साथ? एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूँ, क्यों खेलें? आपके हिसाब से पाकिस्तान को संदेश भेजने के लिए हिंदुस्तान को बिल्कुल भी यूएई नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों खेलें? लोग कहते हैं, मैंने बीसीसीआई के बहुत वरिष्ठ अधिकारी से मुझे एक चीज बताइए, बायलैटरल सीरीज है तो 2 देशों में होता है ना। पाकिस्तान में खतरा है ना सिक्योरिटी को लेकर। पाकिस्तान में खतरा है, न्यूट्रल वेन्यू पे। ओके, ऑल द मोर रीजन टेरर एंड टॉक शुड गो टुगेदर। अगर वहां खतरा है, क्यों खतरा है? वहां खतरा, यहां भी कहा कि इससे बुरा मैसेज जाएगा। फर्ज कीजिए T20 की वर्ल्ड चैंपियनशिप है अगले साल, हिंदुस्तान में होनी है। अगर हम नहीं गए पाकिस्तान से खेलने के तो पाकिस्तान आएगा नहीं T20 चैंपियनशिप। उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वो अपना जो आईसीसी है वो जाने, उसका काम जाने, कौन सी टीमें आएंगी कौन सी टीमें नहीं आएंगी। लेकिन क्या देश के सम्मान, देश के लोग, देश के जवान जिनके सर काट दिए जाते हैं, क्या उनका सम्मान हम नहीं करेंगे? आप बीसीसीआई के खिलाफ लंबी जंग लड़ते रहे हैं। अब हाल ही में बीसीसीआई में कुछ क्लीन अप शुरू हुआ है। आपको उम्मीद है कि हिंदुस्तान में जो क्रिकेट है वो जितना पावन होना चाहिए उस दिशा में सही चीज़ें बढ़ रही हैं? देखिए, शशांक मनोहर जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनकी बहुत प्रतिष्ठा करता हूँ। वो बहुत ही अच्छे, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। जो कदम उन्होंने लिए हैं वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन केवल मेरा प्रश्न ये है कि बीसीसीआई रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मद्रास में, चेन्नई में रजिस्टर्ड है। उसकी जितने एफिलिएट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर सेक्शन 25, पहले था अब सेक्शन 8 हो गया है, उसके अंदर आ गए हैं। यह मुझे समझ में नहीं आता कि ये समरसता कैसे बनती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने की बात हो रही है, जिस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट आएगी जिस तरीके से हिंदुस्तान में क्रिकेट चलता है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है उसको लेकर काफ़ी उन्होंने कदम उठाया है। लेकिन असली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पैसा जो विभिन्न एसोसिएशंस में 40 करोड़ के करीब जो जाता है, वह पैसा का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है। आपने बड़ी कोशिश की कि दिल्ली में मैच ना हो, टेस्ट मैच। देखिए राहुल, ये लेकिन आखिरकार तो मैच हो गया। नहीं राहुल, गलत बात। इसकी जो आप लोग बात सुन रहे हैं या फैलाने का प्रयास करें वो गलत बात है। हम दिल्ली से मैच कभी नहीं चाहते थे कि बाहर जाए, लेकिन इन क्रुक्स के हाथों से नहीं हो। और हमको खुश हो, जो डीडीसी के ऑफिशियल्स हैं, और हमें खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो द्वय बेंच था, उन्होंने जस्टिस मुकुल मुडगिल, जिन्होंने कि पूरी, आपको याद हो आईपीएल के अंदर जो गड़बड़ी हुई थी मैच फिक्सिंग की, उसके ऊपर रिपोर्ट दिया था। हम लोगों ने कहा किसी से हो, उन्होंने कहा किसको दिया जाए, तो नाम उनका सामने आया और मैंने सबसे पहले उसका समर्थन किया, क्योंकि मेरा पहला यही कहना था कि पिछले 13 सालों से ये क्या टेम्पररी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है लॉ में। देखिए, इलीगल स्क्वाटर्स हैं ये डीडीसी है, इनके पास न तो लीज है और न ही एग्रीमेंट है, और इनकी मिली भगत है एमसीडी की और ये डीडीसी की। इनसे क्यों पूछने जाते हैं? असली लैंड ओनिंग एजेंसी तो एलएनडीओ है, इनको एलएनडीओ से मांगनी चाहिए प्रॉपर्टी, बिकॉज इनका ना लीज है, इनका ना और नहीं है एग्रीमेंट है। इलीगल स्क्वाटर्स, ये लोग देश के कानून में आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यह मेरा प्रश्न है, मैं तो जाने वाला हूं पीआईएल। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने मैच देखा, जिसमें विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट मैच में भारत का परफॉर्मेंस अच्छा रहा,
जबकि वनडे सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था MS धोनी के रहे थे। क्या आपको लगता है वक्त आ गया है कि तीनों फॉर्मेट्स में अब कोहली को कप्तान बना दिया जाए टीम का? आपने एक चीज नोटिस कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। उनके सीनियर कैप्टन होते हैं ना, तो उसके साथ में कोई आदमी है 22-23 साल का, वो साथ में रखते हैं, और जैसे 5-6 साल तक में वाइस कैप्टन वो रहता है, रहने के बाद में इमीडिएटली टेक ओवर करता है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली इतने साल रह करके धोनी के साथ में अवश्य इतना अनुभव ले चुका है कि उसको कप्तान बनाया जा सकता है तीनों फॉर्मेट्स में। तो क्या धोनी को खिलाना चाहिए फिर वनडे टीम में? व्हाई नॉट? अगर धोनी का फॉर्म अच्छा चलता है तो क्यों नहीं खिलाना चाहिए? पर कोहली के नीचे क्यों नहीं? हमारे तो 5-5 कप्तान एक बार श्रीकांत के नीचे खेले थे। तो आपको लगता है कि धोनी खुद ही हट जाएं या फिर BCCI उन्हें हटाए, यही बेहतर होगा भारतीय क्रिकेट के भविष्य को देखते हुए? देखिए, मैं ये कहता हूँ धोनी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने खुद तय किया कि वो टेस्ट मैच में नहीं रहेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि जब उनको लगेगा कि वो दूसरे फॉर्मेट्स में भी अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो हट जाएंगे। आपके हिसाब से आज की तारीख में कोहली वनडे टीम के लिए धोनी से बेटर कैप्टन है? मुझे लगता है यंग है, एनर्जेटिक है, और टीम को बहुत अच्छी तरह से बकअप करते हैं। वही दिखता है जो धोनी जब जवान दिखते थे, जैसे उस समय की बात है। तो ये धीरे धीरे वक्त के साथ ऐसा होता ही है, और कोई चीज़ भी रहती नहीं है, उसको जाना ही होता है। तो अब ये सही समय है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी धोनी शायद 2016 तक संभवतः खेलें T20, उसके बाद छोड़ेंगे। तो वैसे भी कोहली के पास समय तो है ही, थोड़ा और अनुभव ले लेगा। चलिए, कीर्ति आज़ाद जी आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कीर्ति आज़ाद से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।